हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनामिका सिंह। आज हम डीएलएड सेकंड ईयर की यूनिट फर्स्ट करने वाले हैं, जो कि है मैथ्स की, जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन को सीखने से पहले हम जनरलाइजेशन का मीनिंग सीख लेते हैं कि बेसिकली जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो जनरलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी पैटर्न को देखना कि वो कैसे बना है, किस चीज़ से बना है और आगे फर्दर और कैसे बनाया जा सकता है। इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। इसमें प्रोसेस दिया गया है कि जनरलाइजेशन जो है बच्चा कैसे कैसे करता है। तो पहले ऑब्जर्वेशन, मतलब बच्चा ऑब्जर्व करता है पैटर्न को। पैटर्न रिकॉग्निशन मतलब पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है कि ये पैटर्न किस चीज़ से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है या नेचर से रिलेटेड है। फिर आता है इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके पैटर्न से रिलेटेड कंक्लूजन निकालता है। ठीक है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब अपनी कल्पना का निर्माण करता है कि ये जो पैटर्न है शायद ऐसे बना होगा। फिर है फिफ्थ स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब वो जो उसने हाइपोथेसिस बनाई थी उसका वेरिफिकेशन करता है कि जो मैंने सोचा था क्या वो सही है गलत है। अगर वो जो हाइपोथेसिस होती है वेरीफाई हो जाती है तो हमारा जनरलाइजेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। जो भी हमने अपनी हाइपोथेसिस लगाई थी क्या वो सही है या नहीं है, वेरीफाई करके जो देखता है। और अगर वो वेरीफाई हो जाती है तो हमारे जनरलाइजेशन का प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आगे टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इस प्रोसेस की, जनरलाइजेशन की। इससे लॉजिकल रीजनिंग आती है, बच्चा ऑब्जर्व और थिंक करना सीख जाता है, पैटर्न्स को अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करना सीख जाता है, क्रिएटिव एबिलिटी आती है उसके अंदर, और मैथ्स में जो है उसका ट्रस्ट आता है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो बेसिकली हो गई क्योंकि वो उस पैटर्न को देखता है, अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करता है कि वो कैसे बना होगा, अपनी हाइपोथेसिस बना के उसको वेरीफाई भी करता है, और फिर उसका जनरलाइजेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। इससे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। फिर अगला टॉपिक है एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होते हैं? दोज स्टेटमेंट दैट आर एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम्स, मतलब विदाउट प्रूफ हमने जो है मैथ में इनको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, उनको हम एक्सियम्स बोलते हैं। जैसे फर्स्ट है इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180, मतलब एक लाइन पर अगर हम एक रे को स्टैंड करते हैं तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा। तो मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको मैथमेटिक्स में जो है इन्वॉल्व कर लिया है, तो इसको हम एक्सियम्स बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हो, नीचे दे रखे हैं। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, मतलब इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो? 180 हो। देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल इज फॉर्म अ लाइन, मतलब ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बनाएगी? लाइन बनाएगी। और भी इसमें आगे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे ये रखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स एंड इट्स कन्वर्ट्स, फिर SAS कॉन्ग्रुएंस रूल स्टेटमेंट, यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। ये जो एक्सियम्स होती है वो टू टाइप्स की होती हैं, कंसिस्टेंट एक्सियम और एक इनकंसिस्टेंट एक्सियम। कंसिस्टेंट एक्सियम्स वो होती है जो पहले से प्रूव्ड हो और प्रीवियसली जो है हमने मान रखी हो, और इनकंसिस्टेंट एक्सियम्स वो होती है ऐसी भी कोई भी स्टेटमेंट जो दूसरी स्टेटमेंट को क्या प्रूफ कर दे? फॉल्स, तो उसे हम इनकंसिस्टेंट एक्सियम्स बोलेंगे। ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ कि कंसिस्टेंट एक्सियम्स वो होती हैं जो पहले से प्रूव्ड हो, साथ ही साथ सही भी हो, और इनकंसिस्टेंट्स वो होती हैं अगर किसी दूसरी एक्सियम्स को फॉल्स प्रूफ कर दे तो उसे हम इनकंसिस्टेंट एक्सियम्स बोलेंगे। ठीक है, फिर इसमें अगले टॉपिक की डेफिनेशंस क्या होती हैं? दिस इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स मीनिंग टू अ स्पेसिफिक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब किसी भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड की हमें कोई स्पेसिफिक मीनिंग दे, हम उसे क्या बोलेंगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन हमेशा सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए। ठीक है, आगे इसमें टाइप से दे रखे हैं। पहला है फिलोसॉफिकल डेफिनेशंस, ये फिलोसफर्स द्वारा दी जाती हैं और ये समझने में थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं और ये बच्चों द्वारा याद कर ली जाती है बेसिकली। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ पॉइंट और लाइन की डेफिनेशन। फिर है सेकंड टाइप एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशंस, ये वो डेफिनेशंस होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए फिगर्स का यूज़ किया गया हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे
इस सर्कल का सेक्टर को प्रूफ करने के लिए या फिर दिखाने के लिए, समझाने के लिए इस फिगर्स का यूज़ किया गया है, तो उसे हम एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशंस बोलेंगे। फिगर्स आर यूज टू एक्सप्लेन, फिगर्स का यूज़ किया जाता है, एंड डेफिनेशन इजी टू अंडरस्टैंड, और ये जो डेफिनेशंस होती हैं समझना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पिक्चर्स के थ्रू सिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर थर्ड टाइप आती है एसेंशियल डेफिनेशन। ये वो डेफिनेशंस होती हैं जो बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट को सिखाती हैं। ये बच्चों द्वारा याद कर ली जाती है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशंस ऑफ रेक्टेंगल दिया है, रोम्बस की डेफिनेशन दी गई है, और ये इजी भी होती हैं। इन तीनों डेफिनेशंस में जो बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, क्योंकि पहला वो सिंपल होनी चाहिए, दूसरा क्लियर होनी चाहिए, और तीसरा ब्रीफ होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसमें अगला टॉपिक है कि थ्योरम्स क्या होती हैं। तो थ्योरम्स आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड थ्योरम। मतलब जो हमने सच मान ली है और जो सबने सच मानी और वो ट्रू भी है, उसे हम क्या बोलेंगे? थ्योरम्स। ये भी तीन तरह की होती हैं। पहला होती है कन्वर्स थ्योरम, मतलब इसमें पहला पार्ट तो थ्योरम का होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा? इसका कन्वर्स होगा। फिर है कॉन्ट्रापोजिटिव थ्योरम। कॉन्ट्रापोजिटिव थ्योरम वो होती है, इसमें ना इफ और देन का यूज़ किया जाता है। इफ में वो पार्ट आएगा जो हमें पता है, और देन में वो वाला पार्ट हम लिख देते हैं जो हमें प्रूव करना है। फिर रेसिप्रोकल थ्योरम लास्ट है, जो कि रेसिप्रोकल मतलब पहले वाली स्टेट में ही रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे जो पहले लिखा हुआ उसे बाद में लिख देंगे, और जो बाद में लिखा हुआ उसे पहले लिख देते हैं। फिर अगला टॉपिक है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। बेसिकली मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, दोनों नहीं होनी चाहिए। ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं होनी चाहिए। अगर वो ट्रू है तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अगर फॉल्स है तो भी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और इफ़ इट इज़ एक्सेप्टेड मैथमेटिकली, और अगर उसको मैथमेटिकली जो एक्सेप्ट कर लिया गया हो तो हम उसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। आगे इसमें प्रूफ, इट इज़ अ प्रोसेस टू एस्टैब्लिश अ स्टेटमेंट, अप्रूव्ड स्टेटमेंट बिकम्स थ्योरम। अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? थ्योरम। प्रूफ करने के भी दो टाइप होते हैं, आई मीन मेथड है इसमें। पहला डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। पहला है इनडायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं? डेफिनेशंस, प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये हम डायरेक्ट मेथड में यूज़ करते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में देखो क्या होता है, हम ना सारी प्रॉब्लम्स को इनडायरेक्ट मेथड के साथ जो है, या फिर इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। जब सारी स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट मेथड से थ्रू जो है सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो हम इसमें किसका यूज़ करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड का। तो इसमें हम पी और क्यू मान लेते हैं। जैसे क्यू को फॉल्स मान लेते हैं तो पी को जो है ट्रू शो करना होता है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें भी बहुत टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, प्रूविंग अ स्टेटमेंट बाय डिसप्रूविंग इट्स नेगेशन, बाय प्रूविंग ट्रू द नेगेशन ऑफ इट्स नेगेशन। मतलब ये आपको ऐसे पढ़ लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें अगला टॉपिक आता है काउंटर एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक है काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल होते हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जो किसी भी स्टेटमेंट को क्या प्रूव कर दे? डिसप्रूव, मतलब गलत साबित कर दे, तो उसे हम काउंटर एग्जाम्पल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ऑल ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 1 आर प्राइम। ये ठीक है, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल था 9, जिसने इस पूरी स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दिया, मतलब गलत साबित कर दिया, डिसप्रूव कर दिया एक तरह से। तो ये जो 9 है ये हमारा काउंटर एग्जाम्पल हुआ। मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो भले ही एक ही क्यों ना हो, दो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक भी एग्जाम्पल को वो दी हुई स्टेटमेंट्स को अगर फॉल्स प्रूफ कर दिया, तो जिस भी एग्जाम्पल ने उसे फॉल्स प्रूफ किया है वो हमारा काउंटर एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक आता है कि कंजेक्टर्स क्या होते हैं। कंजेक्टर्स बेसिकली मैथमेटिकल गेसेस होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं और हमारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती हैं, जो किसी भी पैटर्न को देखकर आते हैं कि ये पैटर्न कैसे बना है। तो इट इज़ एन इंटेलिजेंट गेस, मतलब ये गेस होता है एक तरह से। जैसे फर्स्ट वाला यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 1 + 3 + 5 = कितना होगा? 9। तो हमने ये गेस किया है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑड। मतलब अगर हम लगातार किसी भी 3 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका सम भी क्या आता है? हमेशा ऑड आता है। ठीक है,
ऐसी और भी दे रखे हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो एक तरह से कंजेक्टर्स वो होते हैं, मैथमेटिकल गेस होते हैं, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज या फिर हमारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया गया है वैलिडिटी ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट है वो कब वैलिड होगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में दिया है प्रूव्ड ट्रू, अगर कोई स्टेटमेंट जो है ट्रू प्रूव हो जाती है तो उसको हम थ्योरम बोल देंगे और वो वैलिड होगी। ठीक है, अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव्ड हो जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, एक काउंटर एग्जाम्पल होगा, क्योंकि जिसको भी उस स्टेटमेंट ने, जिस भी एग्जाम्पल ने डिसप्रूव किया होगा वो क्या होता है, काउंटर एग्जाम्पल, तो उसकी वो वैलिड ही नहीं होगा। फिर है नीदर प्रूव नॉर फॉल्स, मतलब ना तो ट्रू होगी और ना ही फॉल्स होगी, तो वहाँ पे क्या है, एक कंजेक्टर होगा, तो उसकी भी वैलिडिटी डाउटफुल रहेगी कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो सिर्फ ये फर्स्ट वाली जो सही होगी, क्योंकि ये प्रूव जो है, इसका जो प्रूव्ड है वो ट्रू है, उसका जो प्रूफ है वो एग्जिस्ट भी करता है। तो बेसिकली थ्योरम्स ही यहाँ पे वैलिड मानी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स अ प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैथमेटिक्स का मतलब होता है अपनी लॉजिक रीजनिंग लगाना, किसी भी थॉट का लगाना, लॉजिकल रीजनिंग लगाना, लॉजिकल को अप्लाई करना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कहलाता है। इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया जा सकता है, पहला है क्वालिटेटिव और वो दूसरा है क्वांटिटेटिव। जो भी नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी हम उनको क्वांटिटेटिव बोल देंगे, और जो वैसे वर्ड या फिर वर्ड से रिलेटेड होंगे उनको क्वालिटेटिव यहाँ पे बोल देते हैं। आगे इसमें किस तरीके से हम सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, तो पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। दूसरा है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब छोटा सा पैसेज दे से फिर उससे रिलेटेड बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। नीचे क्वेश्चन देते हैं, कॉइन पजल दे सकते हैं, लॉजिक प्रॉब्लम्स देते हैं, और मैजिक स्क्वायर्स वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी बच्चे को दे सकते हैं। फिर आगे इसमें दे रखा है स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन एंड अननोन फैक्ट्स, मतलब आइडेंटिफाई करता है कि गिवन क्या है और नोन फैक्ट्स कौन सा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है। ठीक है, वो ये बच्चा जो पहले आइडेंटिफाई करता है। फिर दूसरा है रिलेट टू मैथमेटिकल फैक्ट्स, फिर उस प्रॉब्लम्स को मैथ्स में मतलब किस तरीके से पूछा गया है मैथ्स से रिलेट करता है। थर्ड है फाइंड द एप्रोप्रिएट मेथड, मतलब इस प्रॉब्लम को किस मेथड के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है वो देखता है। फिर फाइंड द सॉल्यूशन, फिर जो उसने मेथड को मतलब सोचा है या फिर कौन सा मेथड इसमें लगाया जा सकता है उस मेथड का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। फिर लास्ट है वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर वेरीफाई करता है क्या जो मैंने मेथड सोचा था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सही है या गलत है। इस तरीके से ये स्टेप्स दे रखे, 5 स्टेप होते हैं जो आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस फॉर स्टूडेंट, मतलब इससे बच्चों को क्या क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो पहला इसमें दे रखा है, एक सेकंड, रिलेट डेली लाइफ प्रॉब्लम टू मैथमेटिक्स, मतलब जो मैथ से रिलेटेड जितनी भी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है ना उनको बच्चा रिलेट कर पाता है। फिर है डेवलप एबिलिटी टू एनालाइज अ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को एनालाइज करना सीख जाता है कि उसमें प्रॉब्लम में क्या दिया गया है और हमें उस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, मतलब बच्चा इस चीज़ का एनालाइज करना सीख जाता है। फिर है डेवलप थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, वही है कि बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके प्रॉब्लम के बारे में सोचता है कि किस तरीके से जो है ये सॉल्व हो सकती है। फिर है डेवलप सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, बेसिक सी बात है, बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करता है, वो खुद ही दिमाग लगा रहा है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो उसको कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चा एक्टिव रोल प्ले करता है, जिससे उनको जो चीज़ें होती है वो लंबे समय तक याद रहती हैं, वो खुद ही एनालाइज करता है, खुद ही मेथड को सोचता है, खुद ही जो है वेरीफाई करता है, तो उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका होता है। आगे है इसमें टॉपिक दे रखा है कि लिमिटेशंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, मतलब इनकी लिमिटेशंस क्या होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की। लिमिटेड कंसेप्ट कवरेज, मतलब कॉन्सेप्ट जो है ना कवरेज ही होता है, इतना ही कि बच्चे को सिर्फ इतना ही करना है, उतना ही लिमिटेड रहता है एक तरह से, मतलब बाहर का और जो और नहीं सीख पाता। फिर है अनअवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक मटेरियल,
मटेरियल इतना नहीं हो पाता कि बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का यूज़ कर सके। फिर है टाइम लिमिट फॉर करिकुलम कवरेज, करिकुलम को कंप्लीट करने का ही टाइम नहीं होता, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को कैसे वो अप्लाई कर पाएगा। नॉट प्रैक्टिकल फॉर लोअर क्लासेस, लोअर क्लासेस के लिए ना प्रीवियस नॉलेज की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये अपने प्रीवियस नॉलेज का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो लोअर क्लास के बच्चों के पास ना इतनी प्रीवियस नहीं होती है, इससे क्या होता है उनका वेस्ट ऑफ टाइम ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये लोअर क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं है। फिर है मोर मेंटल वर्क, मतलब इसमें मेंटल वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए जो है लोअर क्लासेस के लिए ये सुटेबल नहीं है। फिर इसमें हमारा ये लास्ट टॉपिक है क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। तो पहले क्रिएटिविटी का मतलब समझ लेते क्या होता है। मीन्स कोई भी चीज़ जो है इंटरेस्टिंग वे या फिर कुछ नई आइडियाज़ या आर्ट के थ्रू मतलब प्रेजेंट करना ही क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है। मैथ्स में क्रिएटिविटी कहाँ कहाँ पर होती है? क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स क्लासरूम में हो सकती है, मैथमेटिकल पैटर्न्स में हो सकती है, मैथमेटिकल रिजल्ट्स और गेम में भी हो सकती है, ठीक है। फिर मैनी मोर एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज शो क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स, बहुत सारी, जैसे यहाँ पे पेपर हो गया, पेपर फोल्डिंग, टैंग्राम्स हो गया, रंगोली हो गया, मैजिक स्क्वायर्स, इन सब में भी क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलती है। अभी लास्ट टॉपिक बचा है कि हम जो है क्रिएटिविटी को मैथ्स में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, टू प्रमोट क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूड क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, मतलब क्रिएटिव एक्टिविटी को करिकुलम का पार्ट समझ के ही इसमें इंक्लूड करेंगे। टेक्स्ट बुक मस्ट प्रोवाइड स्टेप वाइज एक्सप्लेन एक्टिविटीज़, मतलब रिलेटेड टू ईच एंड सब टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है प्रोवाइड करी जानी चाहिए, ठीक है। फिर है शेप अप क्लासरूम एज वर्कशॉप, मतलब डिस्कशंस और एक्टिविटीज़ का भी उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए, ये नहीं कि बस रोड लर्निंग करे जा रहे हैं, इससे क्रिएटिविटी नहीं आएगी मैथ्स में, ठीक है। तो डिस्कशंस और एक्टिविटीज़ भी रखी जानी चाहिए मैथमेटिक्स में, जिससे क्रिएटिविटी क्या हो सके, प्रमोट हो सके। फिर है लास्ट इवैल्यूएशन, इंक्लूड असेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, मतलब सिर्फ पेन पेपर टेस्ट तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें एक्टिविटीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इस तरीके से जो हम क्रिएटिविटी को मैथ्स में प्रमोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा DLED सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।